हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे शीत युद्ध क्या है। इंटरनेशनल लेवल पे जैसा कि आप जानते हैं शीत युद्ध बहुत ही पॉपुलर है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं विविध एग्जामों में। तो शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध कैसे उत्पत्ति हुआ और शीत युद्ध के कौन कौन से कारण हैं, इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिनाईपूर्ण होते हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आता, बुक्स में भी क्लियर नहीं रहता, कभी कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता सही से। बहुत सारी कई बुक्स को लेकर के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तब जाके मैटर तैयार होता है। तो आज हम एक ही वीडियो में एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, पूरा टॉपिक एकदम विस्तार से और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे कि शीत युद्ध है क्या। क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की विशेषताएं क्या क्या हैं, शीत युद्ध के कौन कौन से कारण हैं, या शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पत्ति उसकी हुई। तो पूरे बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे और सारे प्रश्नों का बहुत सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शीत युद्ध क्या है। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, इसमें हम शीत युद्ध का अर्थ और दो रीज़न बताने का प्रयास करेंगे, विशेषताएं भी बताएंगे। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे संभव नहीं, इसलिए अगले पार्ट को इसी में मतलब इसके बाद इरेज करने के बाद जो है इसी के बाद अगला रीज़न आपके सामने रखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का क्या अर्थ है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं शीत युद्ध का अर्थ हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इसको जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब उत्पत्ति का प्रॉपर वे में आप जब समझ जाएंगे कि उत्पत्ति के पीछे का क्या स्वरूप था, कैसे उत्पत्ति हुई, उसके बैकग्राउंड की चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद जब इसको अर्थ को समझाते हैं आप। तो चलिए इसे उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे उत्पत्ति हुई। शीत युद्ध की अवधारणा, सबसे पहले ये चीज़ें समझेंगे कि शीत युद्ध की अवधारणा कब आई और किस तरह से शीत युद्ध आगे बढ़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं शीत युद्ध की अवधारणा है, एक कंडीशन है और उसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। जैसा कि आप जानते हैं वैश्विक लेवल पे दो विश्व युद्ध हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। दो विश्व युद्ध हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत सारी चीज़ें कंडीशन चेंज हो गई, जो राष्ट्र आपस में मित्र थे वे आगे चल करके दुश्मन हो गए। तो जैसा कि आप जानते हैं सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक दूसरे में मित्रता थी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बदली कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए, दोनों में आपसी वैमनस्य हो गया। तो कंडीशन क्या है उसको देखेंगे हम लोग, उत्पत्ति के कैसे स्वरूप तैयार हुआ। तो ये जो शीत युद्ध की जो अवधारणा हुई है ये कब आई है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के जब समाप्त हो जाता है 1945 में इसकी अवधारणा। ये कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध की अवधारणा कब से आई, कब से इसका स्टार्टिंग हुआ। तो 1945 ये डेट आप याद रखेंगे। या कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यानी शीत युद्ध की जो अवधारणा आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। अगर डेट पूछता है तो आप बताएंगे 1945 में। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यानी शीत युद्ध की जो अवधारणा आई 1945 में आई थी और इसके मध्य यानी 1945 में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सच्चाई है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की एक सच्चाई है। वे सच्चाई उजागर हुई कि कैसे दोनों के मध्य अच्छे संबंध थे, दोनों मित्र के रूप में थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में दोनों के संबंधों में कड़वाहट आई और दोनों के संबंधों का स्टार्टिंग जो 1945 से शुरुआत होती है और ये शीत युद्ध 1991 तक चलता है। तो इस तरह से जो शीत युद्ध की अवधारणा 1945 से शुरुआत हुई थी और समाप्त कब हुआ, 1991 में जाके। तो इस तरह से सोवियत संघ का जो विखंडन हो जाता है और विखंडन होने के पश्चात शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बैकग्राउंड में आप जानते रहें कि शीत युद्ध की अवधारणा 1945 में आई थी, या शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1945 में शुरू हुआ था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। और ये समाप्त कब होता है, रूस के विघटन के पश्चात शीत युद्ध समाप्त होता है, यानी 1991 तक शीत युद्ध चलता है। तो इन चीज़ों को एकदम क्लियरली आप समझ लें कि 1945 से शुरू होता है और 1991 तक जाके चलता है। दोनों देशों के मध्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को शीत युद्ध क्या करता है, उजागर करता है कि दोनों के संबंध में जो कटुता आई, जो दूरी आई, जो वैमनस्य फैला और किस तरह से दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कूटनीतिक चालों द्वारा, सैनिक गुटबंदियों के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। और इस तरह से शीत युद्ध की शुरुआत होकर के 1991 में जाके खत्म होती है। तो इस तरह से दोनों के संबंधों को व्यक्त करता है ये शीत युद्ध। इस तरह से शीत युद्ध का ये एक बैकग्राउंड था, ये एक परिस्थितियाँ थी। आगे हम लोग देखेंगे शीत युद्ध का
जैसा कि आप देख रहे हैं, पारस्परिक मतभेद और वैमनस्य की स्थिति ही दोनों देश जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और इस तरह से दोनों के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध की स्थिति को निर्मित करता है। अब आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार, यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में जैसा कि आपको दिख रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को नाम दिया गया शीत युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध थे उन्हीं को नाम दिया गया है शीत युद्ध। बहुत सरल तरीके से आप समझें, दोनों के मध्य 1945 से लेकर के 1991 तक तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के रूप में जाना जाता है। अभी कभी कभी विशेषता भी पूछ लेता है कि शीत युद्ध की क्या क्या विशेषता है। तो जैसा आप जानते हैं, शीत युद्ध जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था, इस युद्ध में दोनों ने हथियारों का प्रयोग नहीं किया था। दोनों जो एक प्रकार से महाशक्तियाँ थी, एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसा युद्ध था जो परोक्ष रूप से लड़ा गया था। वाक्पटुता के माध्यम से, कूटनीतिक चालों के द्वारा, रेडियो का प्रयोग किया गया, अखबारों का प्रयोग किया गया, पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से इन सब के माध्यम से ये युद्ध लड़ा गया, एक दूसरे को नीचा दिखाया गया, वैमनस्य एक दूसरे में बढ़ता गया एक दूसरे के प्रति, और इस तरह से एक देश दूसरे देश को, यानी एक शक्ति दूसरी महाशक्ति को नीचा दिखाने के लिए हर वो चाल चली, हर वो कटु शब्दों का प्रयोग किया गया, चाहे रेडियो के माध्यम से रहा हो, चाहे अखबारों के माध्यम से रहा हो, चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रहा हो। इन माध्यमों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, कूटनीतिक चाल चलते रहे और इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया चली 1945 से लेकर के 1991 तक। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया शीत युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं, कभी विशेषता पूछ लेता है, तो इस युद्ध में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा गया था, कोई खून खराबा नहीं हुआ था, कोई एक दूसरे के ऊपर कोई बम का प्रयोग नहीं किया था, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। हाँ, एक माहौल जरूर पैदा करते थे, अस्त्र शस्त्रों का जखीरा जरूर खड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को आगे बढ़ जाने की होड़ में, यानी शस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ जाने की कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, सैनिक गुटबंदियाँ भी करते लगे। तो इस तरह से ये युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए कूटनीतिक चालों के द्वारा सैनिक गुटबंदियाँ बनाना, एक दूसरे के मित्रों को अपने पक्ष में कर लेना, इस तरह की रणनीतियाँ अपनाई गई और ये प्रक्रिया, एक माहौल तैयार किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को जन्म देता है। तो ये शीत युद्ध के कारण थे। शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या बैकग्राउंड था उसको आपने समझा। अब हम लोग समझेंगे शीत युद्ध के कौन कौन से कारण हैं। तो अर्थ आपने समझा और उसकी उत्पत्ति की क्या स्थिति थी उसको आपने समझा। अब इसके अगले स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, बुक्स में शीत युद्ध के कारण भी दिया रहता है, यूट्यूब पे भी है, लोग शॉर्टकट वीडियो बनाते हैं और क्लियर नहीं होता मैटर। तो हम आपको ब्लैक बोर्ड पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक एक रीज़न को, जो इसके कारण है शीत युद्ध को, उसको अलग अलग मैटर को, तथ्यों को निकाल दिए हैं और बहुत ही सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। तो पहले कारण को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शीत युद्ध के कौन कौन से कारण हैं। पहला, तो जैसा आप देख रहे हैं, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना, यह पहला कारण है। तो याल्टा समझौता जो हुआ था सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों के मध्य, जब कहते हैं जब कोई समझौता होता है तो समझौते की कुछ शर्तें होती हैं और जो व्यक्ति, जो लोग, जो कंट्री उसमें समझौता करती है, जब उन शर्तों को मानते नहीं हैं या उन शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तब दोनों जो देश उसमें जुड़े हुए होते हैं उनके मध्य वैमनस्य या फिर अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति शर्तों को तोड़ता है वो फिर विश्वासघाती कहलाता है और ऐसे स्थिति में संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, याल्टा समझौता स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौता तोड़ा गया था। कैसे तोड़ा गया था, उन बिंदुओं पे हम लोग ध्यान से देखेंगे और अध्ययन करेंगे। याल्टा समझौता हुआ था 1945 में। ये एक चीज़ एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, या स्टेप बाय स्टेप तथ्यों को याद रखेंगे कि याल्टा समझौता हुआ कब था, 1945 में। किसके किसके मध्य हुआ ये भी हमने एकदम क्लियर कर दिया है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। फिर कौन इसमें और किसके साथ हुआ था, चर्चिल के साथ। चर्चिल कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है स्टालिन जो सोवियत संघ के नेता थे, यानी सोवियत संघ के नेतृत्व कर रहे थे। तो इन देशों के मध्य याल्टा समझौता हुआ था और याल्टा समझौते में नियम कौन तोड़ा था, तो यहाँ पे एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि सोवियत संघ के नेता कौन थे, स्टालिन ने जो है नियमों को तोड़ा था। याल्टा की जो समझौते की जो शर्तें थीं उन शर्तों को तोड़ा और शर्तों को तोड़ते ही अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई। क्या क्या था इसमें और क्यों तोड़ा गया, तो इसमें आपको दिखाएंगे
कि इसमें पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की सहमति हुई थी। यानी याल्टा समझौते में क्या सहमति हुई थी कि पोलैंड को प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की सहमति हुई थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात स्टालिन ने इस समझौते की शर्त को तोड़ना शुरू कर दिया। तो जो समझौता हुआ था याल्टा का, उस समझौते को सोवियत संघ के जो नेता थे और उन्होंने क्या किया, इन समझौते की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। क्या क्या उन्होंने किया, पोलैंड में अपनी लुब्निन सरकार को सहायता देना शुरू किया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो क्रिएट हुई कि यहाँ पे जो समझौते की शर्त को तोड़ा गया, स्टालिन ने जो तोड़ा, कौन सी शर्त को तोड़ा, पोलैंड में अपनी लुब्लिन सरकार को सहायता देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अमेरिका और ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश देने से मना कर दिया। तो ये अमेरिका के और ब्रिटेन के जो पर्यवेक्षक थे उनको पोलैंड में प्रवेश देने से मना कर दिया। कौन मना कर दिया, स्टालिन ने। नेक्स्ट है जनवादी की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ किया। तो पोलैंड में जो जनवादी नेता थे उनको गिरफ्तार किया जाने लगा। नेक्स्ट है याल्टा समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया में स्टालिन ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये भी उन्होंने शर्तों के विपरीत कार्य किया कि याल्टा समझौते की जो शर्त थी इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया में स्टालिन ने अपने प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अपने प्रभाव जब बढ़ाना शुरू कर दिया तो अन्य देशों ने जो इसमें समझौता किया था उनको विरोध होने लगा उनका। नेक्स्ट क्रम में हम लोग देखेंगे चीन के साम्यवादी दल को भी इन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से स्टालिन ने सहायता पहुंचाना शुरू किया। तो चीन के जो साम्यवादी दल के जो लोग थे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचा रहे थे। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, रूस की जो साम्यवादी विचारधारा थी, जब अपनी विचारधारा को आप किसी व्यक्ति से आप समझौता कर लेते हैं तो नियमों को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, यानी रूस की जो विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, उसको बढ़ाना चाह रहे थे, चाहे शर्त को तोड़ना ही पड़े। तो इस तरह से जब उन्होंने शर्त के नियमों को तोड़ना शुरू किया तो ऐसे कंडीशन में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्या स्पष्ट हो गया, वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों के मध्य अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई जो शीत युद्ध का कारण बना। तो एकदम सिंपल तरीके से आपने समझा कि याल्टा जो समझौता हुआ था इन देशों के मध्य, और इस याल्टा समझौते में जो सोवियत संघ के नेता थे उन्होंने सभी शर्तों को तोड़ दिया। और उनके शर्तों के तोड़ते ही क्या हुआ, सोवियत संघ और के मध्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इन्होंने शर्तों को तोड़ा था स्टालिन ने। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जो शीत युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। तो पहला रीज़न एकदम स्पष्ट हो गया। अब हम लोग अगले रीजन पे चलते हैं। अगला कारण क्या है, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य वैचारिक मतभेद। तो दूसरा कारण जो है शीत युद्ध का, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्या है, वैचारिक मतभेद। जैसा कि आप जानते हैं सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाह रहा था, यानी पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। तो कंडीशन क्या चेंज होती है, यहाँ पे सोवियत संघ जो साम्यवाद को बढ़ावा देना चाह रहा था, जबकि अमेरिका क्या कर रहा था, पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। तो दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो नीति अपनाई उससे अमेरिका के मन में क्या उत्पन्न हो गया, अविश्वास। क्यों अविश्वास हुआ, अभी आपने पहले कारण में एकदम क्लियर समझ लिया कि किस तरह से सोवियत संघ ने अपनी नीतियों को बढ़ाने के लिए चीन की पार्टियों को भी समर्थन किया। क्यों किया, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहा था। तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप अपने शर्त को ही मान लें किसी समझौते में, या तो अपनी विचारधारा को ही आगे बढ़ा लें। तो रूस क्या कर रहा था, सोवियत संघ दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा था, समझौता भी कर रहा था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, और बीच में शर्तों को तोड़ता भी था। क्यों तोड़ता था, क्योंकि अपनी नीतियों का प्रचार और प्रसार करना चाह रहा था। तो ऐसे कंडीशन में जब वो अपनी नीतियों का प्रचार और प्रसार करना चाह रहा था तो इसके आड़े क्या आ रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि अपने एक तरफ शर्त को मान भी रहा है कि हम अपने इस तरह का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ अपने नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहा था। तो इस तरह से अमेरिका को ये बात बुरी लगी कि एक तरफ शर्त भी किया है, सम्मेलन में मानने के लिए विवश किया है कि हम समझौता कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, दूसरी तरफ अपनी नीतियों का क्या कर रहा है, प्रचार और प्रसार कर रहा है। तो इसका अमेरिका ने विरोध किया और अमेरिका के पक्ष में अन्य देश भी शामिल हो जाते हैं और सोवियत संघ के समाजवादी नीतियों की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि समाजवाद के आड़ में वो अपनी नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहा था और शर्तों को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश सोवियत संघ का क्या करने लगे,
विरोध करने लगे और इस विरोध के कारण ही दोनों विचारधारा एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि पूंजीवादी बनाम समाजवादी विचारधारा विरोध में दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आज ये अपने दूसरा रीजन देखा। अब इस ब्लैक बोर्ड की इरेज करना होगा और इसके बाद अगली कड़ी में तीसरा रीजन, चौथा रीजन, जो भी रीजन है उसका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। आप देख रहे हैं कि सोवियत संघ के संदर्भ में आगे हम लोग देखेंगे तीसरी हेडिंग की और कौन से शीत युद्ध के कारण है। तो जैसा आप ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। तो सोवियत संघ, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय या प्रथम विश्व युद्ध के समय ही उसकी स्थिति काफ़ी स्ट्रांग थी। और प्रथम विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ जो है अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने में लगा हुआ था। जो उसके राष्ट्रीय हित थे, उसी राष्ट्रीय हितों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी नीतियों को संचालित कर रहा था। कोई भी राष्ट्र होता है जो अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी नीतियों को संचालित करता है। तो इस तरह से सोवियत संघ भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और वह 1917 में यहाँ पे समाजवादी क्रांति होती है। तो सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति का प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी शक्ति प्रदर्शन से पश्चिमी राष्ट्र क्या हो गए, उससे ईर्ष्या करने लगे। जब कोई राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो स्वाभाविक है उसके विरोधी जो देश होते हैं वे घृणा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। तो यही कंडीशन सोवियत संघ के साथ भी गुजरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगा, अपनी गुटबंदी के द्वारा अपने ताकत शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा, तो जो पश्चिमी राष्ट्र थे उसे घृणा करने लगे, उसे द्वेष रखने लगे कि वह आगे ना बढ़ जाए। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जितने भी पूंजीवादी समर्थक थे अमेरिका के, सभी लोगों ने मिलकर के उसके साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास किया। तो इस तरह से दोनों तरफ से, एक तरफ जहां सोवियत संघ अपने शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा था, वहीं पूंजीवादी गुट के जो देश थे सभी लोगों ने अमेरिका के नेतृत्व में उसके साम्यवाद को रोकने का प्रयास कर रहे थे। और इस तरह से दोनों के जो कार्यशैली थी, दोनों का जो एक तरफ आगे बढ़ना सोवियत संघ का और दूसरे विरोधियों का उसके रास्ते के रोकना, इस तरह से एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जो शीत युद्ध का कारण बना। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। तो जैसा आप जान रहे हैं, हेडिंग से ही क्लियर है, ईरान में सोवियत संघ का किस तरह से हस्तक्षेप था, इसको देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों के मध्य एक समझौता हुआ था। तो यहाँ कंडीशन आपको समझेंगे कि सोवियत संघ है और पश्चिमी देश हैं, ये शक्तियाँ जो हैं दोनों के मध्य समझौता हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है ईरान से सेनाएं हटा ली जाएंगी। यानी समझौते के तहत ये शर्त रखी गई थी कि दोनों देश जो हैं पश्चिमी राष्ट्र मिलकर के और इधर सोवियत संघ, दोनों अपनी सेनाएं वहाँ से क्या करेंगे, हटा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने तो अपनी सेना हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया, युद्ध की समाप्ति के पश्चात पश्चिमी राष्ट्रों की तरह अपनी सेना को नहीं हटाया। तो उसने अपने शर्तों को तोड़ा। यानी पश्चिमी राष्ट्रों ने ईरान से अपनी सेना को हटा लिया था, क्योंकि एक शर्त वो रखी गई थी समझौते के तहत कि अपनी सेनाएं अपनी अपनी सभी लोग हटा लेंगे। तो पश्चिमी राष्ट्रों ने तो अपनी सेना हटा लिया, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना नहीं हटाया। सेना भी नहीं हटाया, उसके साथ उसने क्या किया, यहाँ पर उसने ईरान के ऊपर दबाव डाला और दबाव डाल करके उसने तेल समझौता कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, तेल समझौते के कारण वहाँ से जब भी कोई पेट्रोलियम चीज़ें होती हैं, जब कोई खनिज पदार्थ होता है, हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे अपना नियंत्रण स्थापित करके उसके संसाधनों का दोहन करना चाहता है, उन संसाधनों से लाभ उठाना चाहता है। यही कार्य सोवियत संघ ने भी किया। उसने ईरान के ऊपर दबाव डाला कि किस तरह से वहाँ पे तेल समझौता के माध्यम से तेल को प्राप्त किया जाए, और इसी के तहत उसने दबाव डाल कर तेल समझौता, लंबे अरसे के लिए तेल समझौता कर लिया। और ये समझौते के देखते हुए जो पश्चिमी राष्ट्र थे उसके इस प्रगतिवादी नीति से द्वेष करने लगे और सभी लोगों ने मिलकर के इसका क्या किया, विरोध किया। आगे चल कर के आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ अपनी सेना को हटाता है। तो इस तरह से ये समझौतेवादी की जो नीतियाँ होती हैं, जो शर्तें होती हैं, जब कोई राष्ट्र उसका उल्लंघन करता है तो वो शक के दायरे में आता है, विश्वासघाती कहलाता। तो इसी कंडीशन में सोवियत संघ भी क्या करता था, जो भी समझौता करता था, जो भी शर्तें होती थी, उसको बाद में आगे चल कर के पालन नहीं करता था। तो यहाँ पे भी कई बार उसने समझौते को तोड़ा, उसकी शर्तों को तोड़ा। इसी के कारण जो उसके विरोधी थे पश्चिमी राष्ट्र उससे सशंकित थे, और इस तरह से जो माहौल तैयार हुआ वो शीत युद्ध का क्या बना, कारण बना। तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझेंगे कि किस तरह से किन किन कंडीशन में उसने समझौते के तोड़ा,
कैसे कैसे उसने इन समझौते के तोड़ने के कारण जो है अन्य विरोधी जो राष्ट्र थे यानी पश्चिमी राष्ट्र थे कैसे उसके विरोधी बन गए, और दोनों के मध्य जो तनावपूर्ण वैश्विक स्तर पे जो तनावपूर्ण माहौल बना वो शीत युद्ध का क्या बना, कारण बना। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं, टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत संघ ने टर्की पर दबाव डालकर दबाव बनाया और कुछ प्रदेशों में सैनिक अड्डा स्थापित किया। तो अमेरिका तथा मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, इसका विरोध किया। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में सैनिक अड्डा बनाता है, अपना उसके संसाधनों का दोहन करता है, दूसरे राष्ट्र को नियंत्रित करता है, तो स्वाभाविक है संसाधनों का दोहन करते हुए भी अपनी नीतियों को भी प्रसार करेगा। तो एक साथ यही चीज़ सोवियत संघ ने भी किया। उसने एक तो वहाँ पे सैनिक अड्डा बना लिया टर्की में, और साथ साथ अपने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने के लिए भी प्रयासरत हो गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो पश्चिमी राष्ट्र थे इसका विरोध किए, और उसके इस तरह से सैनिक अड्डा बनाने के विरोध के कारण, साम्यवादी प्रभाव को रोकने के कारण सभी लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। और इस तरह से क्या समस्या आई कि उसकी गतिविधियां जो है शीत युद्ध को जन्म दिया। यानी उसने जो है जिस तरह से सैनिक अड्डे को बनाने का प्रयास किया, अमेरिका पूरी शक्ति लगा दिया, और जिसके कारण उसका साम्यवाद का प्रसार रुक गया, और ये शीत युद्ध का क्या बना, कारण बना। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यूनान में साम्यवादी प्रसार। जैसा कि आप जानते हैं 1944 में समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने क्या किया था, अपने सैनिक अड्डे हटा लिए थे। कहाँ से हटाए थे, यूनान से। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यूनान का ब्रिटेन पर अधिकार को उचित माना गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध समाप्त जब हो जाता है तो ब्रिटेन वहाँ से अपने सैनिक अड्डे हटा लेता है। सैनिक अड्डे हटा लेने पे यूनान में गृह युद्ध की स्थिति बनती है, गृह युद्ध हो जाता है, और गृह युद्ध होने के पश्चात इसी का फ़ायदा सोवियत संघ उठाता है, और वहाँ पे क्या कहता है, जो साम्यवादी लोग थे उनका समर्थन करने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि गृह युद्ध होता है वहाँ पे, और गृह युद्ध के समय सोवियत संघ क्या करता है, यूनान में साम्यवादियों का समर्थन करता है और मदद करता है, और इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है। सोवियत संघ और साम्यवादी कार्यक्रम को क्या मिलता है, धक्का लगता है, क्योंकि वो अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है, और ऐसे कारण में शीत युद्ध की स्थिति का कारण बनता है। जो भी नीतियाँ होती हैं, सोवियत संघ जब अपनी उन नीतियों को क्रियान्वित करता है, ये पश्चिमी राष्ट्र जो थे अमेरिका और उसके अन्य देश, ये उसके रास्ते में रोड़ा लगाते थे, रोड़ा पैदा कर देते थे, और इन्हीं परिस्थितियों के कारण शीत युद्ध का क्या बना, कारण बना। क्योंकि जब रोड़ा लटकाते थे तो ऐसे राष्ट्रों और सोवियत संघ के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, और यही शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यूनान में साम्यवादी प्रसार। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी आपने इसका क्लियर हो गया किस तरह से सोवियत संघ ने यूनान में साम्यवादियों का मदद किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे रोक दिया गया। इस तरह से साम्यवादी कार्यक्रम को धक्का लगा, जिसके कारण सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं, द्वितीय मोर्चे से संबंधित विवाद। यहाँ पे द्वितीय मोर्चे से संबंधित विवाद को समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी की सेनाएं सोवियत संघ की ओर बढ़ रही थी। हिटलर, जैसा कि आप जानते हैं, आक्रामक व्यक्ति था, और उसकी सेनाएं, जर्मनी की सेनाएं रूस की तरफ बढ़ रही थी। तो रूस को लगा था कि हिटलर की सेनाएं अगर रूस में प्रवेश करेंगी तो बहुत ज़्यादा तबाही लाएंगी। ऐसे कंडीशन में सोवियत संघ जो है पश्चिमी राष्ट्रों से अपेक्षा रखता है, सहयोग मांगता है कि हमारी रक्षा किया जाए। तो पश्चिमी राष्ट्र मीन्स अमेरिका और उसके अन्य जो सहयोगी राष्ट्र थे उनसे सहायता मांगता है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने सहायता देने में देरी कर दी, और सहायता देने में देरी करने के कारण वो अपेक्षा रख रहा था कि किसी दूसरे मोर्चे को खोल दिया जाए, जिससे जो जर्मनी की जो सेनाएं आ रही हैं उसके क्षेत्र में, उसके देश में, वे रुक जाएंगी और जान माल की हानि नहीं होगी। इसीलिए वह दूसरे मोर्चे की बात कर रहा था, दूसरा मोर्चा खुल जाएगा तो सोवियत संघ की रक्षा हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों यानी अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, बहुत देरी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की जो भी सेनाएं थी रूस में घुस गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही लाई, बहुत सारे हत्या की, लूटपाट किए। तो इस तरह से वहाँ पे सर्वनाश की स्थिति बन गई, जिससे सोवियत संघ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी नुकसान के कारण ही वह और उसके और पश्चिमी सेनाओं के यानी पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई, जो शीत युद्ध का कारण बना। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने समझा किस तरह से कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो उसने द्वितीय मोर्चे की उसने बात रखी थी, और द्वितीय मोर्चे के कारण जो है लोगों ने देर कर दिया पश्चिमी राष्ट्रों ने, जिससे उसकी सहायता नहीं मिल सकी, और जर्मनी की सेनाएं जो थी
रूस में प्रवेश करती हैं यानी सोवियत संघ में, और वहाँ पे भारी तबाही करती हैं। तो इस तरह से उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पश्चिमी राष्ट्रों ने उसको सहयोग काफ़ी देर से किया, जिसके कारण उसका नुकसान तब तक हो चुका था। इसलिए दोनों राष्ट्रों के मध्य या दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, विश्वासघात की जैसी स्थिति बन जाती है, जो शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, तुष्टीकरण की नीति। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो पश्चिमी शक्तियों ने धुरी शक्तियों जैसे जर्मनी है, इटली है, जापान है के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों ने रक्षा करने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जो उन्होंने जानबूझकर मित्र राष्ट्रों की सहायता नहीं पहुंचाई। तो कहने का मतलब है, जो मित्र राष्ट्र थे, जब ये धुरी राष्ट्र आक्रमण करते थे तो मित्र राष्ट्रों ने विशेष रूप से अमेरिका और अन्य उसके सहयोगी इन आक्रामक राष्ट्रों को रोकने का कोई प्रयास नहीं करते थे, जानबूझ करके अनदेखी करते थे, जिसके कारण क्या है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। सोवियत संघ भी इसी कंडीशन में फंसा और अन्य राष्ट्र भी इसी कंडीशन में फंसे। ये भी जितने भी धुरी राष्ट्र थे, यानी चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे जापान हो, के आक्रमणों के विरुद्ध कोई विशेष जो है एक्शन नहीं लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, और मित्र राष्ट्रों की सहायता भी नहीं की गई अमेरिका और अन्य सहयोगियों के द्वारा, जिसके कारण दोनों के मध्य एक प्रकार से अविश्वास और तनाव का वातावरण बनता रहा लगातार। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा करना। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, सोवियत संघ द्वारा ब्रिटेन के समझौते के तहत बुल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ का प्रभाव रहेगा और यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव रहेगा। तो इस तरह से एक समझौता हुआ था, सोवियत संघ और बाल्कन समझौते की उपेक्षा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जैसा कि आप देख रहे हैं, सोवियत संघ द्वारा ब्रिटेन के मध्य समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत क्या समझौता था कि बुल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ का प्रभाव रहेगा, और इसी क्रम में यूनान पर किसका प्रभाव रहेगा? ब्रिटेन का प्रभाव रहेगा। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ ने क्या किया? ब्रिटेन के प्रभाव की उपेक्षा कर दी और वहाँ पे साम्यवादी प्रसार किया और साम्यवादी सरकार स्थापित कर दिया। तो इस तरह से सोवियत संघ जो है, ब्रिटेन का जो प्रभुत्व था, उसको अधिकार था, उस अधिकार और प्रभुत्व को एक दरकिनार कर दिया और अपने महाप्रसार करते हुए उसने साम्यवादी प्रसार को बढ़ाया और साम्यवादी सरकार की भी स्थापना की थी। इस कारण से पश्चिमी जो राष्ट्र थे, वे इसके एक्शन में आ गए कि ये गलत है, ये अपने केवल नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहा है, साम्यवादी प्रसार कर रहा है इन राष्ट्रों में, और ब्रिटेन का जो नियंत्रण था उसको बिल्कुल नकार दिया। तो इसका विरोध जो है पश्चिमी राष्ट्रों ने किया, और ये भी क्या बना? सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य एक प्रकार से शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग का देख रहे हैं जैसा कि समझौते के तहत इस तरह से समस्याएं उत्पन्न हुई और पश्चिमी राष्ट्रों ने जो है इसका क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बमों का प्रयोग किया था। तो इस तरह से सोवियत संघ ने इसका एतराज़ जताया कि हमें युद्ध के लिए इस तरह से रणनीति हमें नहीं बताई गई थी, परमाणु कार्यक्रम को संचालित किया। परमाणु शक्ति संपन्न अमेरिका राष्ट्र बनता रहा और अपने इसी परमाणु शक्ति का प्रयोग उसने जापान के ऊपर किया और ये बात सोवियत संघ से छिपाई रखी, और इस तरह से सोवियत संघ को ये बात बुरी लगी और वो लगातार इसका विरोधी बन गया। तो दोनों महाशक्तियों के मध्य एक प्रकार से अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ कि एक दूसरे से समझौता करते रहे और अपनी आंतरिक चीज़ों को छिपा के रखे, और इसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका जब परमाणु बम का प्रयोग करता है हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो ये बात जो है सोवियत संघ को बिल्कुल जानकारी नहीं थी और इसी के कारण दोनों के मध्य अविश्वास की स्थिति बनी, अविश्वास का वातावरण बना, और यही कारण जो है आगे चल करके शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे हम लोग परस्पर विरोधी प्रचार। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों देश, जैसे अब विशेषता हमने शुरू में ही बताया था कि शीत युद्ध की विशेषता क्या है, तो दोनों देश प्रसार का क्या है, यहाँ पे इसमें स्पष्ट है कि परस्पर विरोधी प्रचार दोनों महाशक्तियों ने, चाहे वो पत्रिकाओं के माध्यम से हो, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, अपनी नीतियों का जो प्रसार है वो प्रसार कर रहे थे, चाहे साम्यवाद हो चाहे पूंजीवाद हो, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी। दोनों ने अपनी नीतियों को बेहतर बताया, अच्छा बताया, और दूसरे के बारे में उसका गलत प्रचार किया, गलत प्रसार किया, और इससे जो है वैश्विक लेवल पे वैमनस्य का वातावरण निर्मित हुआ। एक दूसरे की नीतियों को दुष्प्रचार करते थे कि इनकी नीतियाँ गलत हैं, देश के लोगों के कल्याण के लिए नहीं है बल्कि हानिकारक हैं। इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार करते रहे, उनकी नीतियों की बुराई करते रहे, निंदा करते रहे, जिसके कारण इस तरह से पूरे वैश्विक लेवल पे अशांति का वातावरण बना और ये शीत युद्ध का क्या बना? कारण बना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, अगला जो कारण है
लैंड लीज समझौते का समापन। तो जैसा आप देख रहे हैं, नेक्स्ट कारण जो है लैंड लीज समझौते का समापन। लैंड लीज समझौते के तहत अमेरिका लगातार सोवियत संघ को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहायता पहुंचा रहा था। कहते हैं जैसे दो राष्ट्र हैं, दोनों के मध्य समझौता होता है कि हमें आप सहायता कंटिन्यू करते रहेंगे, सहायता पहुंचाते रहेंगे। तो लैंड लीज समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार सोवियत संघ को सहायता दे रहा था और अचानक बंद कर दिया। तो जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी को हेल्प करता है, सहायता करता है, और जब अचानक कोई चीज़ रोक देता है तो उसके मन में एक संशय पैदा हो जाता है, शंका पैदा हो जाती है, जो दोनों के मध्य तनाव का क्या बनता है, कारण बनता है। तो इस तरह से सोवियत संघ को अमेरिका ने सहायता पहुंचाना अचानक बंद कर दिया। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे को हेल्प करते थे, सहायता पहुंचाते थे, और अचानक सहायता को रोक देना, एक दूसरे की सहायता को न पहुंचाना, वो संशय का कारण बना। तो यहाँ पे जैसा कि लैंड लीज समझौते के तहत अमेरिका लगातार उसको सहायता दे रहा था और अचानक जो है सहायता देना बंद कर दिया। तो ऐसे में सोवियत संघ सशंकित हो गया और एक संदेह की स्थिति में हो गया और शंका भरी नज़रों से अमेरिका को देखने लगा कि हमें अब किसी भी समय धोखा दे सकता है। तो इस तरह से दोनों के मध्य जो रिश्ते थे, जो संबंध थे, वे शंका की दृष्टि से एक दूसरे के मध्य शंकालु स्वभाव के हो गए और दूसरे पे विश्वास अब बिल्कुल नहीं रहा। तो इस तरह से ये भी एक कारण शीत युद्ध का बना। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है इसमें फांसीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग। तो जैसा आप देख रहे हैं, फांसीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग। अमेरिकी जो थे हमेशा जर्मनी हो, जैसे इटली और जर्मनी को जो सहयोग दे रहा था अमेरिका, और इस सहयोग के कारण जो उसके सोवियत संघ जो थे इस नीतियों को उनके विरोधी थे, क्योंकि भी आपने जैसा कि देखा, जो धुरी शक्ति थे, चाहे जर्मनी हो चाहे इटली हो, इनको इनडायरेक्टली सहयोग मिल रहा था। जैसे इनडायरेक्टली जब ये आक्रमण करते थे तो ये लोग रोकने का प्रयास नहीं करते थे, ऐसा कोई आक्रामक नीतियां नहीं अपनाते थे जिससे ये धुरी राष्ट्र जो हैं आक्रमण करने से रुक जाएं। तो ऐसी नीतियों के कारण जो है इन लोगों का मन और बढ़ता गया और ये अपनी नीतियों को और ज़्यादा क्रियान्वित करने लगे, यानी आक्रामक जो नीतियां थी धुरी राष्ट्रों की, इनको बल मिला और ज़्यादा बढ़ाने के। तो अगर ये शुरू में स्टार्टिंग में ही रोक दिया गया होता और फांसीवादी ताकतों को ना आगे बढ़ने दिया गया होता तो इस तरह की शीत युद्ध की समस्या न बनती। लेकिन अमेरिका लगातार जो फांसीवादी ताकतें थी उनका सहयोग, चाहे प्रत्यक्ष रूप से रहा हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लगातार अमेरिका के द्वारा या उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा सहयोग मिलता रहा और फांसीवादी ताकतें आगे बढ़ती रही। और इस तरह से जो है फांसीवादी ताकतों के सहयोग देने से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, सोवियत संघ को ये नागवार गुजरी और दोनों सब महाशक्तियों के मध्य एक प्रकार से शीत युद्ध का कारण बना, दोनों के मध्य तनाव की स्थिति बनी। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं बर्लिन विवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, बर्लिन विवाद के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बर्लिन विवाद। बर्लिन विवाद क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्लिन पर, पूर्वी जो बर्लिन था इस पर सोवियत संघ का अधिकार हो जाता है और पश्चिमी बर्लिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से ये क्षेत्रों पर इन देशों का, इन महाशक्तियों का नियंत्रण हो जाता है। अब समस्या यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है? जो पूर्वी बर्लिन था उस पर तो सोवियत संघ का अधिकार था ही, पश्चिमी बर्लिन पे अमेरिका और ब्रिटेन का अधिकार था। इन देशों ने यहाँ पे मुद्रा प्रचलन शुरू कर दिया। तो मुद्रा प्रचलन से इस तरह से इनको दिक्कत थी सोवियत संघ को, और इसने क्या किया, पूरे बर्लिन को इसने घेराबंदी शुरू कर दी। तो इस तरह से अचानक घेराबंदी चारों तरफ से करने के कारण इसे माना गया कि प्रोटोकॉल का इसने उल्लंघन किया और इन देशों ने इसका विरोध किया। तो इस तरह से इसके विरोध करने से मध्य दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति बनी, जो आगे चल कर के शीत युद्ध का कारण बना। तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि बर्लिन को दो पार्ट किए गए, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी बर्लिन पे सोवियत संघ का अधिकार क्षेत्र नियंत्रित हो जाता है और पश्चिमी बर्लिन पे अमेरिका और ब्रिटेन का होता है। अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ पे मुद्रा जारी कर देते हैं, मुद्रा चलाने का कार्य शुरू कर देते हैं, मुद्रा प्रचलन शुरू कर देते हैं। जो सोवियत संघ को ये नागवार गुजरी और सोवियत संघ क्या करता है, बर्लिन पे चारों तरफ से घेराबंदी कर देता है, जो प्रोटोकॉल को तोड़ना माना जाता है। और इस तरह से प्रोटोकॉल को तोड़ने के कारण उन्होंने विरोध किया और इस तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो पावर का प्रयोग करना। जैसा कि आप जानते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी जो राष्ट्र हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो यहाँ पे सोवियत संघ क्या करता है, वीटो पावर का मैक्सिमम यूज़ करता है। जब भी कोई बात लाई जाती है, तो जब भी कोई राष्ट्र उसमें मना कर देता है, नकार देता है, तो वो चीज़ पास नहीं हो पाती। तो इस तरह से सोवियत संघ अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हुए उन चीज़ों को पास नहीं होने देता था। तो ऐसे में जब भी कोई चीज़ें पास होने की स्थिति में रहती थी, ये मना कर देता था और इस तरह से निषेध हो जाने के कारण, वो चीज़ पास न होने के कारण ये एक प्रकार से रोड़ा अपनाता था, जिसके कारण दोनों राष्ट्रों के मध्य या दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव की स्थिति बनी, जो शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित
जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रवाद जो होता है सकारात्मक होता है, लोगों के कल्याण से युक्त होता है, राष्ट्र के विकास के लिए होता है। लेकिन वही राष्ट्रवाद जब संकीर्ण मानसिकता से युक्त हो, चालबाजी हो, उसमें कूटनीतिक हो, एक दूसरे को नीचा दिखाना हो, भावनाएं जब गलत होती हैं तो दिशा सही नहीं होता, और दिशा सही नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में खुद का भी नुकसान होता है, दूसरे का भी नुकसान होता है। सेम यही कंडीशन थी, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा हो, चाहे सोवियत संघ रहे हों। दोनों राष्ट्र जो थे इस तरह पे अपनी संकीर्ण राष्ट्रवादी विचारधारा इन लोगों के पास थी। केवल देश का विकास ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपनी सोच की, हमारी जो राष्ट्रवादी नीति है उसको क्रियान्वित करने के लिए, अपनी विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए दूसरे देशों को नीचा झुकाते थे, सैनिक गुटबंदियां करते थे, कूटनीतिक चालें चलते थे। और इस तरह से संकीर्ण राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा दोनों एक दूसरे से टकराने लगी, जो शीत युद्ध का कारण बने। तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में आपने एकदम बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया कि शीत युद्ध क्या है, उसका क्या अर्थ है, डेफिनेशन क्या है, और किस तरह से विशेषता के रूप में आपने अध्ययन किया। बिना हथियारों का प्रयोग किया गया, बिना खून खराबे का युद्ध लड़ा गया, प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं था, तो आपने विशेषता का भी अध्ययन किया। कौन कौन से कारण थे उसको भी आपने बहुत सरल तरीके से, मैटर को पूरा डिवाइड किया गया, सारे मैटर को, तथ्यों को अलग अलग कर दिया गया, जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें कि शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे। तो जैसा आपने अध्ययन किया, शीत युद्ध एक कारण नहीं था, बल्कि शीत युद्ध कई कारणों का इकट्ठा परिणाम था, और उसी के परिणाम स्वरूप सभी कारण संयुक्त रूप से शीत युद्ध के लिए क्या बने, उत्तरदायी बने। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अब हम लोग अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के क्या परिणाम हैं, क्या प्रभाव हैं वैश्विक लेवल पे, या फिर इन दोनों महाशक्तियों के आपस में तनाव की स्थिति होने के कारण शीत युद्ध का क्या प्रभाव। तो अगले पार्ट में इसी में हम लोग अध्ययन करते हैं शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। आपने अभी शीत युद्ध का अर्थ, विशेषताएं, शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, उसके कौन कौन से कारण हैं, इसका संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे शीत युद्ध का क्या परिणाम है, क्या प्रभाव वैश्विक लेवल पर पड़ा, तो इसके संदर्भ में देखेंगे। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, क्रम से हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ें हैं। विश्व के दो गुटों में विभाजित होना, यहाँ पे आपका जो प्रभाव पड़ा वैश्विक लेवल पे, यानी संपूर्ण विश्व जो है दो गुटों में विभाजित हो गया। पहला गुट जो है पूंजीवादी देशों का गुट था, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट दो गुट बन गया वैश्विक लेवल पे। एक पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। दूसरा गुट साम्यवादी था, साम्यवादी देशों का था, इस तरह की विचारधारा के लोगों का था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। तो इस तरह से दो विचारधाराएं वैश्विक लेवल पे निकल करके आई, दोनों में एक दूसरे के विचारधारा का विरोधाभास था, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, दोनों एक दूसरे के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, और इस तरह से वैश्विक लेवल पे दो विचारधाराएं निकल करके आई। दोनों का नेतृत्वकर्ता भी आपके सामने है, एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ, यानी दो चीज़ें हैं, साम्यवादी का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दो ध्रुवीय राजनीति की शुरुआत हुई। जैसे दो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उसी तरह से दो ध्रुवीय राजनीति की शुरुआत हुई। वैश्विक लेवल पे दो महाशक्ति के रूप में, दो ध्रुव के रूप में निकल करके आए, और विश्व राजनीति इन्हीं दो महाशक्तियों के केंद्र तक ही सीमित रह गई। जो भी राष्ट्र थे, कमज़ोर राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, स्वयं नए नए स्वतंत्र हुए थे, वे इन दोनों के दबाव में आकर के किसी न किसी गुट में शामिल होना शुरू की हुए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर किसी गुट में शामिल नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में दो ध्रुवीय राजनीति की शुरुआत हुई, दो महाशक्तियां उभर करके आई वैश्विक लेवल पे, और दोनों महाशक्तियां विश्व राजनीति को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलेंगे आणविक युद्ध की संभावना का भय। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका द्वारा 1945 में एटम बम का प्रयोग किया गया। कहाँ पे किया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में। जापान के दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका ने इन दोनों शहरों पे क्या किया था, आणविक बमों का प्रयोग किया था। कैसे हैं, इसके पहले घटना घटी थी, पर्ल हार्बर एक बंदरगाह था, जापान के सैनिकों ने जहाँ पे हमला किया था, और उसी बदले की भावना से अमेरिका ने क्या किया है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बमों से हमला किया। एक ऐसी त्रासदी जो आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं कैंसर युक्त पैदा होते हैं, ये आनुवंशिक कमियां अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो रही हैं, यानी कि रेडिएशन आज भी वहाँ पे फैला हुआ है। आज भी लोगों से जो ग्रसित थे उस टाइम में, आज भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरह से आणविक शक्तियों का एक दौर शुरू हो गया उस टाइम में, और आणविक शक्तियों की संभावना का भय हमेशा समय समय पे खतरा उसका मंडराता रहा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 1945 में अमेरिका ने एटॉमिक बमों का यूज़ किया। हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर थे जापान के। और इसके पश्चात क्यूबा संकट के समय आप ले लें तो क्यूबा संकट और खाड़ी युद्ध जो 1991 में हुआ था, आणविक युद्ध का खतरा उस समय उत्पन्न हो गया था। और अभी भी समय समय पे, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो,
समय समय पे दुर्घटनाएं होने की स्थिति बनती रहें। ये महाशक्तियां जो है कभी भी आणविक बमों का प्रयोग कर सकती हैं। हमेशा पूरा विश्व खतरे के रूप में मंडरा रहा है। लेकिन शीत युद्ध के समय का चूँकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, केवल 91 तक की चर्चा करेंगे, तो 1945 से 1991 का प्रभाव केवल दिखाना है, बात का नहीं दिखाना है। टॉपिक ही आपका केवल शीत युद्ध का प्रभाव दिखाना है। तो 45 से 1991 के मध्य जो वैश्विक लेवल पे क्या प्रभाव पड़ा, इसी पे केवल आपको फोकस करना है, वर्तमान समय का नहीं फोकस करना है। तो इस तरह से क्यूबा संकट हो, चाहे खाड़ी युद्ध हो, इस समय में भी अणुबमों का खतरा मंडरा रहा था वैश्विक लेवल पे, और पूरा विश्व तनाव की स्थिति से गुजर रहा था। तो केवल इतना ही आपको दिखाना है। आगे हम लोग चलेंगे आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शीत युद्ध ने आतंक, अविश्वास, भय, मतभेद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा, तनाव और वैमनस्य को क्या किया, जन्म दिया। तो ये कमियां हैं वैश्विक लेवल पे। आतंक और अविश्वास के कारण ये सारी चीज़ों का विश्व लेवल पे पैदा हुआ ये चीज़ें, और इस तरह से पूरे विश्व में भय और आतंक का वातावरण निर्मित हुआ। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, अगला क्या प्रभाव है, सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधन का बाहुल्य। जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध के समय जो महाशक्तियाँ थी, चाहे सोवियत संघ हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सैनिक गुटबंदियाँ शुरू की, नई नई कूटनीतिक चालें करना शुरू किया। तो इस तरह से इन्हीं का परिणाम था कि सैनिक संधियाँ और सैनिक गठबंधन शुरू हो गए और इनकी बाहुल्यता बढ़ गई। यानी शीत युद्ध में विश्व के सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। तो दो चीज़ें हैं, सैनिक गठबंधन और सैनिक संधियों को जन्म दिया, जिसमें नाटो, सीटो और सेंटो और इसी क्रम में वारसा गठबंधनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये सैनिक गुटबंदी है, सैनिक संगठन है, इनका जन्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो नाटो क्या है, सीटो क्या है, सेंटो क्या है और वारसा क्या है, इनके संदर्भ में हम लोग वीडियो में अगले में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे केवल इतना जान लें कि ये सैनिक गठबंधन है, सैनिक संधियाँ हैं, और इन्हीं के माध्यम से वैश्विक लेवल पे ये चीज़ें निर्मित होने लगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध का ही मतलब सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधन जो था, ये किसका परिणाम था, शीत युद्ध का। नेक्स्ट क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई, दो महाशक्तियाँ, इन पूरे वैश्विक लेवल की जो राजनीति थी, इन दोनों महाशक्तियों के नियंत्रित होकर ही राजनीतिक होने लगी। यानी कि पूरे विश्व की राजनीति जितने भी देश थे, ज़्यादातर इन दोनों महाशक्तियों के केंद्रित हो गए और इनके नियंत्रण में हो गए, और पूरे विश्व की राजनीति इन्हीं के इशारे पे क्रियान्वित होने लगी। हालांकि भारत जो है आज़ाद हुआ था और इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्रियान्वित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया और ऐसे देशों को आह्वान किया कि इन दोनों महाशक्तियों में किसी गुट में शामिल ना हो। तो इस तरह से जहाँ पे महाशक्ति के रूप में पूरा विश्व में ध्रुवीकरण हो रहा था, वहीं भारत जो है इन दो महाशक्तियों के गुट में शामिल न होने का आह्वान कर रहा था ऐसे देशों को जो अभी नए नए स्वतंत्र हुए हैं या फिर औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त हुए हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना होगा कि जहाँ विश्व में महाध्रुवीकरण की स्थिति हो रही थी, वहीं भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तिहीन होना। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य ही था वैश्विक लेवल पे युद्धों को रोकना, वैश्विक समस्याओं को आपसी सहमति से निपटारा करना। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, इसी उद्देश्य से हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर हैं, 5 राष्ट्र हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और जब इन्हीं महाशक्तियों में यही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, यही समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, यही भय उत्पन्न कर रहे हैं, यही तनाव पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में संस्था के उपादेयता अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था क्यों कमज़ोर रही? क्योंकि उसी संस्था में यही राष्ट्र सम्मिलित थे, यही राष्ट्र इसके मेंबर थे सुरक्षा परिषद के। वही कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद में जो सुरक्षा देगा, वही अगर भय वातावरण पैदा करेगा तो कैसे सुरक्षा बनेगी, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति होगी। तो इस तरह से संस्था क्या हो गई, कमज़ोर दिखने लगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था शक्तिहीन होना, क्योंकि उसका कारण क्या था, ये महाशक्तियों का राजनीति का क्या बन गया, अखाड़ा बन गया। ये जो 5 राष्ट्र थे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का या इन्हीं महाशक्तियों का क्या बन गया, एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया और इन्हीं के स्वार्थों के केंद्र बन के होने के कारण ये शक्तिहीन सा दिखता गया। अगला क्रम में है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की अपेक्षा। यानी शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु क्या बना, सुरक्षा की व्यवस्था।
यानी केवल एक ही बिंदु पे फोकस किया गया और इसी तक ये महाशक्तियाँ सीमित रही। वैश्विक लेवल पे जो विकासशील राष्ट्र थे, जो अविकसित राष्ट्र थे, उनमें बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे अस्थायी राजनीति को लेकर के हो, चाहे महामारी को लेकर के हो। बहुत सारी समस्याएं थी, उन पे फोकस नहीं किया गया, केवल सुरक्षा पे ही फोकस किया गया। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्याओं का भी निपटारा किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि शीत युद्ध के टाइम में केवल सुरक्षा पर ही फोकस किया गया और इन बिंदुओं को ध्यान नहीं दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया शीत युद्ध क्या है, उसका क्या तात्पर्य है, शीत युद्ध क्यों शुरुआत हुई, बैकग्राउंड में क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, शीत युद्ध के कौन कौन से कारण हैं और शीत युद्ध के वैश्विक लेवल पे क्या परिणाम हुआ। इन सब बिंदुओं पे आपने विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब ये नाटो, सीटो, सेंटो जो सैनिक गठबंधन है, इनके संदर्भ में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।